हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन है आपके साथ अबाउट बजट 2023। बेसिकली फाइनेंस बिल 2023 ने जीएसटी से रिलेटेड जो चेंजेस और अमेंडमेंट प्रपोज की है उनके बारे में। ये जो वीडियो है बेटा, ये आपके एग्जामिनेशन फोकस वीडियो नहीं है, क्योंकि ये जो भी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं ये मई 2023 एज वेल एज नवंबर 2023 दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये अभी प्रपोज चेंजेस है। फाइनेंस एक्ट जब पास होगा तब ये इनेक्ट होंगे, एनफोर्स होंगे, तब भी लेकिन ये मई और नवंबर दोनों ही अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, बिकॉज एज पर आईसीआई गाइडलाइंस आपके मई एंड नवंबर 2023 के एग्जामिनेशन में जो एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं वो हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के, नॉट फाइनेंस एक्ट 2023। ओके, तो ये जो डिस्कशन है अबाउट दिस फाइनेंस बिल 2023 ये एक जनरल डिस्कशन वीडियो है जो कि आपकी बेसिकली नॉलेज एनहांसमेंट एंड अपडेशन के पर्पस के लिए है, और इसीलिए इसमें जो अमेंडमेंट्स है उसका मैं आपके साथ ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा। बट अगर कोई पर्टिकुलर अमेंडमेंट आप चाहते हैं उसका डीप डिस्कशन हो बिकॉज ऑफ सम रेलेवेंस फॉर यू, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि फिर मैं उसका डिटेल डिस्कशन आपके साथ कर दूं। अभी के लिए मैं इसका बहुत ही ब्रीफ में डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं, सो दैट यू कम टू नो व्हाट आर द एरियाज ऑफ अमेंडमेंट व्हिच हैव बीन टच्ड बाय दिस फाइनेंस बिल। अच्छा, अब ये जो फाइनेंस बिल 2023 की अमेंडमेंट है ये बेटा उन्होंने सीजीएसटी एक्ट एज वेल एज आईजीएसटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट किए हैं। टू स्टार्ट विद सीजीएसटी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 इज द फर्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट। सेक्शन 10 विच टॉक्स अबाउट कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, आप सभी लोगों को पता है कंपोजिशन स्कीम आज की डेट में सप्लायर ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लायर ऑफ सर्विसेज दोनों के लिए है, लेकिन ये दोनों ही पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए तभी ऑप्ट कर सकते हैं जब ये कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस जो है वो फुलफिल करे। ठीक है जी, वो एसोसिएटेड कंडीशंस आई होप आपको याद होगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ना करते हो, इंटरस्टेट सप्लाई ना करते हो, ये किसी ईसीओ के साथ एसोसिएट होकर के सप्लाई ना करते हो, ये नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विसेज की सप्लाई ना करते हो, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ना हो। ये कंडीशंस थी जो कि सेक्शन 10 में जो थी वो लेट डाउन थी। अब इनमें जो वन ऑफ द कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस किसी ईसीओ के थ्रू, किसी ईसीओ के साथ एसोसिएट होकर करते हो, जिसमें ईसीओ वो है जिसके ऊपर टीसीएस का ऑब्लिगेशन है। अब नाउ बेटा ये जो कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन थी जिसमें एक सप्लायर अगर ईसीओ के थ्रू काम करता था तो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहता था, ये लोगों को तकलीफ दे रही थी। आज की डेट में लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो जनरली इन तरीके के ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो उनके साथ एसोसिएट होते हैं तो वो अपनी कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी खो देते हैं। तो गवर्नमेंट ने अब उन लोगों को रिलैक्सेशन देते हुए उस रेस्ट्रिक्शन में बदलाव किया है। आप ध्यान ये रखेंगे कि बदलाव किया गया है सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए कोई बदलाव नहीं है। तो अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको आज भी यह एश्योर कराना पड़ेगा कि आप ईसीओ के थ्रू काम नहीं कर रहे, वरना कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स है तो आप आज की डेट का मतलब अमेंडमेंट जिस दिन से इफेक्टिव होगी उसके बाद अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी काम करेंगे तो आप कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट लेते हुए ये काम कर सकते हैं। वेरी सिंपल पीस ऑफ अमेंडमेंट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सेकंड पीस ऑफ अमेंडमेंट जो है बेटा वो की गई है अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 ये आईटीसी का सेक्शन है। सेक्शन 16 ने बताया था एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी एंड कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी। आपको याद होगा आईटीसी जीएसटी में जो है सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, वो भी तब मिलता है जब वो आईटीसी लेने की कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है। अच्छा, सेक्शन 16 में एक सेकंड प्रोविजो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलेवेंट, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपने आईटीसी सभी शर्तों को पूरा करते हुए किसी सप्लाई का लिया, लेकिन जिस पर्सन से आपने सप्लाई ली उसको आपने 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई पेमेंट नहीं करी, तो फिर आपको अपना कोरस्पॉन्डिंग आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ता है, पे बैक करना पड़ता है अलोंग विद द इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50। आपको याद होगा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अब बेटा इस सेक्शन 16 के सेकंड प्रोविजन में भी जो है वो अमेंडमेंट की गई है। वो जो अमेंडमेंट की गई है उस अमेंडमेंट का पर्पस जो रहा है वो बेसिकली लॉ की लैंग्वेज को बेटर तरीके से लिखने का रहा है एंड इस प्रोविजन को रूल्स के साथ अलाइन करने का रहा है। सेक्शन 16 का सेकंड प्रोविजो लीगल लैंग्वेज में वो ये कहता था कि 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं हुई
तो पर्सन को 180 डेज के बाद क्या करना पड़ेगा, उसने जो आईटीसी लिया था उसको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। अब ये सेक्शन की लैंग्वेज ये कहती थी 180 डेज में पे नहीं हुआ तो जो आईटीसी अवेल था दैट शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद द इंटरेस्ट। बट एक्चुअल में जो हमारा रिटर्न फाइलिंग सिस्टम और मैकेनिज्म डिफाइन था रूल 37 में भी जिसका जिक्र था, वो हमारा ये कहता था 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं किया तो जो आईटीसी अवेल किया है उसको आप रिवर्स करें अपनी रिटर्न में। ठीक है, सो सेक्शन एंड रूल्स में क्लैश था। सेक्शन कह रहा था अगर आपने 180 डेज में पे नहीं किया तो उतना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एडिशन होगा, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स एंड द एग्जिस्टिंग रिटर्न फाइलिंग सिस्टम वो क्या कह रहे थे कि आपको अपने आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब ये जो मिसमैच था इसको दूर करते हुए उन्होंने उस प्रोविजो की लैंग्वेज को अमेंड कर दिया है और अब उन्होंने सेकंड प्रोविजो में सिंपली ये लिख दिया है कि अगर आपने 180 डेज में उस सप्लाई की पेमेंट नहीं करी देन यू शैल पे। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ एम्फेसिस ऑन द वर्ड एडिशन ऑन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उन्होंने वहां पर जो है वो पेमेंट वाली बात जो है वो लिख दी है और इसके साथ अब ये प्रोविजो की लैंग्वेज एंड एसोसिएटेड रूल की लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल अलाइन हो गई है एंड साथ में जो एग्जिस्टिंग रिटर्न सिस्टम जो था उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो अलाइन हो गया है। अच्छा, इसी रिलेटेड प्रोविजन में एक छोटा सा कॉस्मेटिक चेंज भी किया गया है। आपको याद होगा सेकंड प्रोविजन जब ये कहता था 180 डेज में अगर पे नहीं किया तो आईटीसी ऐड करवाएंगे, तो साथ में ये भी कहता था लेकिन अगर बाद में आप सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपको फिर से जो होगा वो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अब वहां जो था उस लैंग्वेज में सिंपली ये लिखा हुआ था अगर आप उस सप्लाई की पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट किसको, इसके बारे में कुछ रेफरेंस मिसिंग था। ऑफ कोर्स ये इंप्लाइड है कि पेमेंट सप्लायर को होनी चाहिए बट एक्ट की लैंग्वेज में वो वर्ड नहीं लिखे हुए थे। हाँ, रूल अगर आप जाके देखेंगे रूल 37 तो उसमें ये क्लियर लिखा हुआ था कि भाई सप्लायर को पेमेंट करोगे तो ही आईटीसी आपको वापसी मिलेगा। तो ये छोटा सा कॉस्मेटिक चेंज और किया गया है। जो थर्ड प्रोविजो था उसमें टू द सप्लायर पेमेंट होनी चाहिए, ये वर्ड वहां मिसिंग थे, उनको ऐड कर दिया गया है। चलिए जी, नेक्स्ट बात करें तो सेक्शन 17 में अमेंडमेंट हुई है। सेक्शन 17 बात करता है बेटा अबाउट अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड आईटीसी। पहले मैं बात कर लेता हूं आपके साथ अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। अब आप याद करेंगे हमने प्रोविजन ये पढ़े, सेक्शन 17 ये कहता है अगर एज अ सप्लायर आपका जो बिजनेस है सप्लाई का उसमें कुछ एग्जाम सप्लाई है कुछ नॉन एग्जाम सप्लाई है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 100% आईटीसी नहीं लेंगे, आप अपोर्शन्ड आईटीसी लेंगे। आप सिर्फ उतने आईटीसी लेंगे टू द एक्सटेंट वो रिलेट करते हैं आपकी नॉन एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी लेने का आपको राइट नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम सप्लाई से आईटीसी कितने रिलेट करते हैं, वो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बोल रखा था उसको तरीका रूल्स में जो होगा वो आपको बताया जाएगा और गवर्नमेंट ने रूल 42 एंड 43 जो है वो बना रखे हैं। तो जो भी एग्जाम्ड एज वेल एज नॉन एग्जाम सप्लाई का बिजनेस करता है वो अपोर्शन्ड आईटीसी लेता है, एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड नहीं लेता है, उनको वो रूल 42 43 के हिसाब से तय करके जो है वो रिवर्स कर देता है। अब बेटा बात आती है एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो एग्जाम सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सप्लाई की वैसे तो जीएसटी में एक नॉर्मल डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन के हिसाब से 247 में वो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन के हिसाब से एग्जाम सप्लाई में एक तो आती है निल रेटेड सप्लाई, एक आती है होली एग्जाम सप्लाई और इसके अलावा आती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये तीन कैटेगरी ऑफ सप्लाई एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आती है एज पर 247। पर आईटीसी अपॉर्शनमेंट के पर्पस के लिए एग्जाम सप्लाई का मतलब जो था वो वाइडर किया गया था एंड सेक्शन 17(3) में ये लिखा गया था फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी एग्जाम सप्लाई में जो होगा आप तीन और एक्टिविटीज भी इंक्लूड करके चलेंगे। याद करिएगा तीन और एक्टिविटीज जो उन्होंने इंक्लूड कराई थी, उन्होंने ये बोला था अगर आपकी सप्लाई है आरसीएम वाली सप्लाई जिस पर कोई और टैक्स देगा आप नहीं देंगे, उसको भी आप अपने एंगल से एग्जाम सप्लाई ट्रीट करेंगे। दूसरा, अगर सिक्योरिटी ट्रेडिंग का काम आपका है तो उसको भी आप एग्जाम सप्लाई ट्रीट करेंगे। वैसे वो सप्लाई नहीं है बट आप आईटीसी अपॉर्शनमेंट उसके लिए भी करेंगे तो आप उसे एग्जाम सप्लाई लेंगे। इसके अलावा अगर आपने सेल ऑफ लैंड करी है या फिर आपने सेल ऑफ बिल्डिंग करी है, कंप्लीट बिल्डिंग, जो कि नो सप्लाई एक्टिविटी है, तो इस नो सप्लाई एक्टिविटी को भी आप एग्जाम सप्लाई मानेंगे और एग्जाम सप्लाई मानते हुए इसके भी आईटीसी अपॉर्शन करेंगे। फिर साथ में इसमें बेटा 17(3) में एक एक्सप्लेनेशन होती थी। वो एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि भाई साहब सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग की एक्टिविटी विच इज अ नो सप्लाई एक्टिविटी शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, उसको तो एग्जाम सप्लाई माना गया है, उसका तो आईटीसी अपॉर्शन किया जाएगा, आपको नहीं लेने दिया जाएगा। बट शेड्यूल 3 में जो अदर ट्रांजैक्शंस लिखे गए हैं, शेड्यूल 3 में जो अदर ट्रांजैक्शंस लिखे गए हैं
उनको एग्जाम सप्लाई नहीं कंसीडर किया जाएगा, मतलब उसके लिए आपको कोई अपॉर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेड्यूल 3 में बहुत सारी नो सप्लाई एक्टिविटी है, उसमें से लैंड और बिल्डिंग वाली नो सप्लाई, उसको तो उन्होंने एग्जाम सप्लाई में डलवाया और कहा इसके भी आईटीसी अपॉर्शन करना, हटाना। लेकिन अदर नो सप्लाई एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको आईटीसी अपॉर्शनमेंट रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा ये जो एक्सप्लेनेशन थी जो कि शेड्यूल 3 की अदर एक्टिविटीज को एग्जाम सप्लाई में नहीं डालती थी, उसका कोई रिवर्सल अपॉर्शनमेंट नहीं करवाती थी, इसमें चेंज किया गया है। अब इसमें चेंज ये किया गया है कि उसमें ये लिखा गया है शेड्यूल 3 की एक्टिविटी एग्जाम सप्लाई में नहीं होगी, लेकिन शेड्यूल 3 की 2 एक्टिविटी आप एग्जाम सप्लाई मानेंगे। लैंड और बिल्डिंग तो पहले ही लिखा हुआ था, अब उन्होंने बेटा उसमें अमेंडमेंट करके ये कर दिया, अगर आपकी एक्टिविटी है बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, अगर आपकी एक्टिविटी है बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, वो याद है जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं कस्टम्स के वेयर हाउस में रख देते हैं और वेयर हाउस से क्लियर कराए बगैर ही आप उनको बेच देते हैं, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर जिसे हम नाम देते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी ये वाली एक्टिविटी है विच इज अ नो सप्लाई एक्टिविटी, उसको भी आपको सेक्शन 17 के पर्पस के लिए एग्जाम सप्लाई में शामिल करना है और उसका भी आपको आईटीसी जो है वो अपॉर्शन करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। दोहरा देता हूं, सेक्शन 17(3) की एक्सप्लेनेशन पहले कहती थी नो सप्लाई को एग्जाम सप्लाई से बाहर रखना, सिर्फ लैंड बिल्डिंग को छोड़ के, बट अब वो कहती है लैंड एंड बिल्डिंग को भी छोड़ो और बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर को भी छोड़ो, बाकी नो सप्लाई को एग्जाम सप्लाई से बाहर रखो, पर ये जो लैंड बिल्डिंग वाली सेल है या फिर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर वाली एक्टिविटी है इसको एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड रखो, इसका आपको आईटीसी लेने का राइट नहीं है, इसका आप आईटीसी अपॉर्शन कर दो। आर यू ओके विद दिस? चलिए फिर उसके बाद बेटा सेक्शन 17 में एक और कंसेप्ट होता है ब्लॉक्ड आईटीसी। ब्लॉक्ड आईटीसी का मतलब क्या होता है कि आप कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं, वो आपके बिजनेस से भी रिलेटेड है, लेकिन अगर 17(5) में गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसका आईटीसी उन्होंने नहीं देना तो इसका आईटीसी ब्लॉक्ड रहेगा, चाहे आपके बिजनेस से वो कंसर्न हो या फिर ना हो। अब बेटा इस 17(5) में जो ब्लॉक्ड सप्लाई लिखी हुई थी उसमें एक नया एडिशन किया गया है, क्लोज FA ऐड किया गया है, जिसके थ्रू ये बोला गया है कि अगर एज अ सप्लायर आपने कोई भी इनवर्ट सप्लाई ली, मे बी ऑफ गुड्स मे बी ऑफ सर्विस, आपने कोई भी इनवर्ट सप्लाई ली, बट वो आपकी इनवर्ट सप्लाई जो है वो बेसिकली आपने इसलिए ली है टू फुलफिल यूर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR ऑब्लिगेशन अंडर कंपनीज एक्ट। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ आपने पढ़ा हुआ है तो आपको वहां पर पता है कि वहां पर बड़ी कंपनीज जो होती है उनको सेक्शन 135 में अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पॉलिसी बनानी होती है और उस पॉलिसी के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो CSR की करनी पड़ती है। अब उन एक्टिविटीज के लिए आपने जो सप्लाई ली अपनी CSR पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए, उसके आईटीसी को लेकर के पहले काफी डिस्प्यूट था, पर अब लॉ ने उन सभी डिस्प्यूट को एंड करते हुए ये प्रपोजल दे दिया है जी इसको तो हम ब्लॉक्ड ही ट्रीट करेंगे। तो ये आपकी सेक्शन 17 में ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड अमेंडमेंट है। फिर बेटा नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट हमारे पास जो है दैट इज सेक्शन 23। सेक्शन 23 इसमें बात होती है एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। आपको याद है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हमारे पास हमने ये पढ़ा कि एक आदमी को रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है, तो एक तो सेक्शन 22 बताता है कि रजिस्ट्रेशन कराओ थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद, और एक सेक्शन 24 है वो बताता है रजिस्ट्रेशन कराओ कंपलसरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड। 22 एंड 24 में ये बताया जाता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब हो जाते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ सेक्शन 23 जो ये बताता है पर्सन लायबल कब नहीं होते हैं। और आपको याद होगा पर्सन लायबल कब नहीं होते हैं, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, अगर आपके गुड्स और सर्विस की सप्लाई ऐसे गुड्स और सर्विस की है जिन पर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आप लायबल नहीं होते हैं। आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड तो भी आप लायबल नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट आपको बोल देती है कि इन सिचुएशन में आप लायबल नहीं है तो भी आप लायबल नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो 22 एंड 24 वो बताते हैं कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब होता है, एंड 23 जो है वो ये बताता है कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब नहीं होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक बार पर्सन 22-24 में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 23 में आप उसे देख रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इन दोनों में अब अपेरेंट क्लैश हो गया। 22-24 के हिसाब से वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, जबकि 23 के हिसाब से वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उसकी कहानी को कैसे हैंडल करें, 22-24 के हिसाब से उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या 23 के हिसाब से उसे रजिस्ट्रेशन से बाहर रखा जाएगा। अच्छा, लॉजिकल आंसर तो इसका यही बनता है कि अगर सिचुएशन 23 में लिख दी गई है तो फिर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए।
इस बात को अब बियॉन्ड डाउट क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने सेक्शन 23 को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया है ओवर सेक्शन 22 एंड 24। क्या किया उन्होंने? सेक्शन 23 को ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है वो दे दिया है। सेक्शन 23 में ये लिख दिया गया है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 22 एंड 24। ठीक है जी, इससे 23 को क्लियर कट एक ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है वो दे दिया गया है। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट है बेटा, इससे रिलेटेड कई सारे नए प्रैक्टिकल इश्यूज आजकल डिस्प्यूट में चल रहे हैं। अगर आपको लगता है उस बारे में आपके साथ चर्चा होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा कर लूंगा। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट सेक्शन 37 फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1, 39 इसमें बेटा रिटर्न फाइलिंग की बात होती है, 44 एनुअल रिटर्न फाइलिंग की बात होती है, एंड सेक्शन 52 इसमें बेटा आपका जो ईसीओ है वो अपने स्टेटमेंट जो है वो फाइल करता है। ये 4 एरियाज ऑफ अमेंडमेंट मैंने क्लब कर दिए बेटा, बिकॉज इन सभी में सिमिलर तरीके की अमेंडमेंट हुई है। लेट मी रिपीट, 37 रिटर्न फाइल, 37 बात करता है जीएसटीआर 1 फाइलिंग की, 39 बात करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न जीएसटीआर 3B एक्स्ट्रा की फाइलिंग की, 44 बात करता है आपकी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 वगैरह की फाइलिंग की, एंड 52 बात करता है अबाउट स्टेटमेंट फाइलिंग बाय ईसीओ। अब बेटा ये जो भी आपके सेक्शंस है, इन सभी सेक्शंस में एक कॉमन अमेंडमेंट हुई है, और वो कॉमन अमेंडमेंट ये कहती है कि ये सभी लोग जिनको भी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होती है अप टू द स्पेसिफाइड ड्यू डेट, अब अगर ये स्पेसिफाइड ड्यू डेट पर फाइल नहीं करते हैं तो क्या बिलेटेड फाइल कर सकते हैं? आप जानते हैं, यस, लेट फीस के साथ बिलेटेड फाइल कर सकते हैं। अब लॉ में बिलेटेड फाइलिंग को लेकर के कोई आउटर टाइम लिमिट नहीं दी गई थी। आपने अगर एक रिटर्न एक टैक्स पीरियड की फाइल नहीं करी, या जीएसटीआर 1 एक टैक्स पीरियड का आपने फाइल नहीं किया, आप बिलेटेड फाइल कर सकते हो विद लेट फीस। अब बिलेटेड कब तक, इस बात को लेकर के कोई आउटर टाइम लिमिटेशन जीएसटी में नहीं थी। अब उन्होंने इन सभी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस में अमेंडमेंट प्रपोज करते हुए उसकी एक आउटर टाइम लिमिट जो है वो प्रपोज करी है, और कहा है कि जी आपकी जो भी स्टेटमेंट या रिटर्न्स की ड्यू डेट है उससे आगे 3 साल मिलेंगे आपको। आपकी जो भी स्टेटमेंट या रिटर्न्स की ड्यू डेट है उससे आगे आपको क्या मिलेंगे? 3 साल। उस 3 साल के अंदर मैक्सिमम आप उस टैक्स पीरियड की बिलेटेड फाइल कर सकते हैं। वंस दैट 3 ईयर पीरियड इज ओवर, उसके बाद आप बिलेटेड फाइल नहीं कर सकते हैं। हाँ, साथ ही में गवर्नमेंट ने लेकिन अपने पास प्रोविजो के थ्रू ये पावर रखी है कि अगर किसी पर्टिकुलर केस में फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन उन्हें ये लगेगा कि और भी बिलेटेड उन्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो वो नोटिफिकेशन वगैरह से बोल देंगे। आर यू ओके विद दिस? चलिए, फिर उसके बाद बेटा सेक्शन 54, सेक्शन 54 जो कि आपके रिफंड रिलेटेड प्रोविजन लेट डाउन करता है, तो इसमें हल्का सा मैं रिलेट कराता हूं आपके पास। सेक्शन 54 में सबसेक्शन 6, इसमें प्रोविजनल रिफंड की एक स्पेशल फैसिलिटी दी जाती थी टू जीरो रेटेड सप्लायर। रिकलेक्ट करते हैं, नॉर्मली अगर एक पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो उसकी एप्लीकेशन पोर्टल पर फाइल होगी, एक्नॉलेज होगी, और फिर उसके बाद रिफंड प्रोसेस करके वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा रिफंड सैंक्शन कर दिया जाएगा। और जनरली रिफंड के लिए उन्होंने पीरियड का सेट डाउन कर रखा था। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट आपने सबमिट करी है तो गवर्नमेंट ने यह एश्योर कराना है कि अगर आपका रिफंड बनता है तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। अच्छा, लेकिन जीरो रेटेड सप्लायर्स को अर्ली रिफंड देने के लिए उन्होंने 54(6) में स्पेशल प्रोविजन बनाए हुए थे, जिसमें उन्होंने क्या कह रखा था, अगर आप है जीरो रेटेड सप्लायर तो आप जब एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में जो भी टाइम लेना होगा हम लेंगे, लेकिन हम आपको तुरंत आपकी एप्लीकेशन एक्नॉलेज होने के साथ ही 7 दिनों के अंदर 90% ऑफ रिफंड विच यू हैव क्लेम्ड उतना हम आपको प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड कर देंगे। दिस इज अ फैसिलिटी ओनली एंड ओनली फॉर द जीरो रेटेड सप्लायर। याद है आपको? अब 54(6) जब ये कहता था कि आपको 90% ऑफ क्लेम्ड अमाउंट का प्रोविजनल रिफंड दे दिया जाएगा, तो वो साथ में ये कहता था कि आपको ये जो रिफंड दिया जाएगा इसमें 90% ऑफ क्लेम्ड अमाउंट, बट इसमें से प्रोविजनल आईटीसी अगर आपका कुछ है तो वो माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोविजनल आईटीसी वो माइनस करके रिफंड देने की बात लिखते थे, वो लिखते थे बेसिकली बेटा इसलिए बिकॉज उन्होंने जीएसटी का लॉ जब शुरुआत में बनाया था तो वो प्रोविजनल आईटीसी के कंसेप्ट के साथ बनाया था। आपको याद होगा सेक्शन 41,
जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको इनिशियली जो आईटीसी मिलेगा वो प्रोविजनल होगा, बाद में मैचिंग के बाद फाइनल होगा। बट वो जो प्रोविजनल से फाइनल वाली स्टोरी थी वो एक्चुअल में कभी भी जीएसटी लॉ में इंप्लीमेंट नहीं हुई। और आप सभी जानते हैं रिसेंट में सेक्शन 41 इनफैक्ट खुद ही चेंज कर दिया गया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जिसमें उन्होंने प्रोविजनल वाली स्टोरी को जो है वो लिखा ही नहीं। तो बेटा अब कंसीक्वेंटली क्योंकि जीएसटी में कभी भी प्रोविजनल रिफंड का कंसेप्ट आया ही नहीं और ना आगे आएगा, तो उन्होंने 54(6) में वो कंसीक्वेंशियल अमेंडमेंट प्रपोज कर दी है और वहां से वो जो प्रोविजनल आईटीसी माइनस करके रिफंड दिया जाएगा ये बात लिखी थी, वो वाली बात जो है वो वहां से डिलीट कर दी गई है। और नेट रिजल्ट ऑफ द अमेंडमेंट सिंपली क्या है, आप जीरो रेटेड सप्लायर है, आपने रिफंड अमाउंट क्लेम किया ₹X, तो आपको प्रोविजनल बेसिस पर 90% मतलब 0.9x का रिफंड जो होगा वो दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट जो है दैट इज सेक्शन 56, दैट इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ अमेंडमेंट। सेक्शन 56 ये बात करता है अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। जीएसटी में रिफंड रिलेटेड प्रोविजंस वो ये कहते हैं, सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर किसी ने रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट और उसका रिफंड ड्यू बनता है, तो फिर डिपार्टमेंट को यह एश्योर कराना है कि उसकी एप्लीकेशन सबमिट करने के विद इन 60 डेज जो उसका रिफंड ड्यू बनता है वो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। विद इन 60 डेज उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। आई वुड लाइक टू रीस्टेट एम्फेसाइजिंग कि प्रोविजन ये कहते हैं, लॉ ये बनाया गया है कि अगर किसी ने रिफंड एप्लीकेशन रिफंड क्लेम सबमिट किया कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट और उस क्लेम में उसका रिफंड एक्चुअल में बनता है, तो डिपार्टमेंट हैज टू एश्योर कि विद इन 60 डेज ऑफ दैट सबमिशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन वो रिफंड उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। और अगर लेट डिपार्टमेंट करेगा तो जितनी डिले बियॉन्ड 60 डेज की इन्वॉल्व रहेगी उसके ऊपर उसे 6% पर एनम का जो होगा वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या हो रही थी बेटा, सीएजी की रिपोर्ट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने कुछ स्पेशल केसेस को ऑब्जर्व किया। उन्होंने जब बेटा जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑडिट किया सीएजी वालों ने, आप सबको पता है सीएजी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट करती है, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ केसेस ऐसे निकले जिसमें एक पर्सन ने रिफंड के लिए अप्लाई किया, ऑफिसर ने उसके रिफंड क्लेम को प्रोसेसिंग में लिया। जब ऑफिसर ने रिफंड क्लेम को प्रोसेसिंग में लिया तो ऑफिसर को वहां पर कोई दिक्कत नजर आई, उसे लगा कि इसका ये रिफंड नहीं बनता, उसने रिफंड को रिजेक्शन का मन बनाया। जब उसने रिफंड को रिजेक्शन का मन बनाया तो उसने रिफंड को रिजेक्ट करने से पहले एप्लीकेंट को एक शोकॉज नोटिस दिया, बिकॉज लीगल प्रोविजन ऐसा कहते थे कि रिजेक्ट करोगे तो उससे पहले एक बार उसे नोटिस दे करके उसको अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो अपने पक्ष में कुछ कह सके। अब बेटा उन्होंने उसको नोटिस दिया, नोटिस का जवाब जो था उस पर्सन को देना था टाइमली, बट उस आदमी ने उसमें डिले किया। ठीक है, अब डिले किया लेकिन फाइनली जब उसने जवाब दिया तो ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया कि उसका रिफंड बनता है और अकॉर्डिंगली उसने उसका रिफंड जो था वो उसके बैंक अकाउंट में डाला। अब लेकिन असेसी की डिले की वजह से जो उसने लेट नोटिस का रिप्लाई दिया उसकी वजह से ये एक्चुअल में रिफंड जब असेसी के अकाउंट में पहुंचा तो ये 60 डेज के बाद में पहुंचा। अब असेसी ने क्या बोला कि भाई साहब मुझे मतलब नहीं है कि डिले का रीजन क्या है, लॉ में ये लिखा हुआ है अगर 60 डेज के बाद में पैसा आएगा तो मुझे तो इंटरेस्ट मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली उसने इंटरेस्ट क्लेम किया। और बेटा सिस्टम भी इस तरीके का डिजाइन था कि 60 डेज से लेटर जो भी रिफंड डिसबर्स होंगे उसके साथ में इंटरेस्ट जाएगा। कहने का मतलब असेसी खुद अपने एंड पे से डिफॉल्ट कर रहा है लेकिन मजे वो पूरे ले रहा है इंटरेस्ट क्लेम करके। इसके अलावा सीएजी ने कुछ केसेस में यह भी देखा कि एक असेसी ने रिफंड क्लेम किया, ऑफिसर ने रिफंड क्लेम प्रोसेस किया और टाइमली प्रोसेस कर दिया। अब रिफंड जब डिसबर्स करने वो लगा तो जिस अकाउंट में रिफंड जाना था उसके वैलिडेशंस में कुछ प्रॉब्लम थे, वो अपडेटेड नहीं था, जिसकी वजह से रिफंड जो था वो विद इन 60 डेज जो था वो डिसबर्स नहीं हुआ। और बेटा जब ये लेट डिसबर्स किया गया, जब असेसी ने फर्दर अपने अकाउंट को प्रॉपर वैलिडेट कर दिया पीएफएमएस सिस्टम में, तो फिर 60 डेज के बाद उसे ये रिफंड डिसबर्स होकर मिला और असेसी ने फिर बोला मुझे मतलब नहीं है कि वजह क्या रही थी, मुझे तो आप इंटरेस्ट दो। और सिस्टम डिजाइन था बियॉन्ड 60 डेज वजह कुछ भी रही हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप भी समझ पा रहे होंगे ये जो केसेस मैंने ये दो स्पेसिफिकली मेंशन किए कि असेसी के एंड पे से नोटिस की जवाबदेही में लेट है या असेसी ने अपना बैंक अकाउंट प्रॉपर वैलिडेट करके नहीं रखा था जिसकी वजह से रिफंड 60 डेज के बियॉन्ड डिसबर्स हुआ। अब अगर इस कारणों की वजह से असेसी के एंड पे से डिफॉल्ट हो जिसकी वजह से रिफंड डिलेट जाए और उसका उसे इंटरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाए
तो बेटा ये तो प्रॉपर नहीं है। तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये कमेंट किया था कि इन केसेस में जो है वो रिफंड नहीं मिलना, इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलना चाहिए। ये जो पीरियड ऑफ डिले असेसी के एंड पर इन्वॉल्व है, इसको पीरियड ऑफ इंटरेस्ट में से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो अब उन बात को इंप्लीमेंट करने के लिए बेटा उन्होंने सेक्शन 56 में अमेंडमेंट प्रपोज करी है, और बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट है। उन्होंने सेक्शन 56 में यह लिखा है कि आपको बियॉन्ड 60 डेज इंटरेस्ट मिलेगा, बट जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होगी दैट शैल बी डन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, दैट शैल बी डन इन द प्रेस्क्राइब मैनर। और अब वो करने क्या वाले हैं, वो रूल कोई बनाएंगे या एग्जिस्टिंग रूल में कोई सब रूल इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसमें ये लिख करके स्पेसिफाई कर देंगे कि बेसिकली जो पीरियड ऑफ डिले असेसी के डिफॉल्ट की वजह से होगा, उसको जो होगा वो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन के पर्पस के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेल रिसीव्ड बाय यू। चलिए जी, फिर उसके बाद सेक्शन 122, सेक्शन 122 पेनल्टी प्रोविजंस की बात करता है। सेक्शन 122 में जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है वो ईसीओ फोकस अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। 122(1)(b करके एक स्पेसिफिक प्रोविजन पेनल्टी का इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि ईसीओ को पेनल्टी के लिए लायबल बना देता है अंडर सर्टेन सिचुएशन। उन्होंने ईसीओ के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी डालने की कोशिश करी है थ्रू दिस पेनल्टी प्रोविजन। उन्होंने कहा ईसीओ आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपके थ्रू अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है, आपके थ्रू अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो लॉ के हिसाब से वैलिडली अनरजिस्टर्ड है। बेटा नॉर्मली अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हाँ, एट प्रेजेंट सर्विसेज के सप्लायर को रिलैक्सेशन है, एंड सप्लायर ऑफ गुड्स में हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्टमैन वालों को जो है वो रिलैक्सेशन है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज को रिलैक्सेशन है, एंड गुड्स वालों में सिर्फ हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्टमैन गुड्स वालों को रिलैक्सेशन है। रेस्ट एनी अदर सप्लायर ऑफ गुड्स वो अगर ईसीओ के थ्रू काम करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब बेटा ये बात एश्योर करानी है ईसीओ को कि उसके थ्रू जो पर्सन काम कर रहा है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो एक्चुअल में अनरजिस्टर्ड के लिए एलिजिबल होना चाहिए। आर यू ओके विद दिस? मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, भाई कोई सप्लायर अगर अमेजोन के पास आया और बोला जी अमेजोन मुझे लिस्ट कर लो, तो अमेजोन जो होगी सबसे पहले उससे बोलेगी तू अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे। वो बोलेगा जी मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो अमेजोन विल मेक श्योर कि उसके पास जीएसटी नंबर क्यों नहीं है। वो उससे पूछेगी क्या तुम सर्विसेज के सप्लायर हो, अगर तुम सर्विसेज के सप्लायर हो और तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ओके। तुम गुड्स के सप्लायर हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ओके। बट अगर तुम अदर गुड्स के सप्लायर हो और तुम्हारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वी आर क्वाइट सॉरी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना पड़ेगा, उसके बगैर हम आपको अपने यहां लिस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपके अनरजिस्टर्ड होते हुए भी हम आपको लिस्ट करके आपको अपने प्लेटफॉर्म पर सप्लाई करना अलाउ करेंगे, तो सेक्शन 122(1)(b ने हमारे ऊपर स्पेसिफिक पेनल्टी जो है वो प्रपोज कर दी है। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, तो ईसीओ को बेटा आप काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो जिस भी सप्लायर को अपने प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट करेगा उसका प्रॉपर वैलिडेशन चेक करेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इसको मेक श्योर करना है कि हाँ वो अनरजिस्टर्ड काम करने के लिए एलिजिबल है। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो फिर ईसीओ को उसे अपने यहां लिस्ट नहीं करना, फिर भी लिस्ट करोगे तो 122(1)(b में जो होगी वो पेनल्टी लग जाएगी। सिमिलरली इन्होंने ये बोला कि अगर कोई कंपोजिशन सप्लायर तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए आया, कोई कंपोजिशन सप्लायर जुड़ने के लिए आया, वो रजिस्टर्ड है, वो तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए आया, यू हैव टू मेक श्योर कि क्या वो इस तरीके से आपके साथ जुड़ने के लिए एलिजिबल है। अगर वो सप्लायर ऑफ गुड्स है तो शायद वो एलिजिबल है बिकॉज ऑफ द रिसेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट, बट अगर वो सप्लायर ऑफ सर्विस है तो फिर वो आपके साथ इस तरीके से जुड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि सप्लायर ऑफ सर्विस अगर आपके साथ जुड़ने के लिए आए तो फिर आप जो होगा उसे लिस्ट डाउन नहीं करें। अगर आप फिर भी कर देते हैं तो फिर आपको 122(1)(b की पेनल्टी जो होगी वो फेस करनी पड़ेगी। आपके साथ अगर कोई सप्लायर काम करने के लिए आया और वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो ये गलत है, कंपोजिशन सप्लायर के एंगल से। क्यों? बिकॉज कंपोजिशन सप्लायर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने अगर फिर भी
उसको ये अलाउ किया तो 122(1)(b में जो होगी वो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। कहने का मतलब बेसिकली सिंपल सेंस में ये है, ईसीओ के ऊपर लॉ ने जो है वो काफी सारे बर्डन डाल दिए हैं कि ईसीओ के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। आप एक बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्लेयर हो, आपके पास एक वेल डिफाइंड टीम है, तो जिस भी सप्लायर को आप अपने पास लिस्ट करें, मेक श्योर कि वो सप्लायर उसके जो जीएसटी रिलेटेड ऑब्लिगेशन है, रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट्स को लेकर के वो प्रॉपर्ली वो फुलफिल कर रहा हो, अदरवाइज आपको ये पेनल्टी जो होगी वो फेस करनी पड़ेगी। बाकी आप अमेंडमेंट के लीगल लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं। पेनल्टी का अमाउंट जो होगा बेटा उन्होंने बोला है सीजीएसटी में ये जो पेनल्टी लग जाएगी ये होगी हायर ऑफ 10,000 रुपए, या फिर अगर उसने ये सप्लाई एज अ नॉर्मल पर्सन रहते हुए करी होती तो जो टैक्स बनता, नॉर्मल टैक्स जो बनता उस सप्लाई का, विच एवर इज हायर, उतने की पेनल्टी जो होगी वो लग जाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट जो है दैट इज सेक्शन 132 बेटा ये बात करता था आपके प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स की। आपने पढ़ा है सेक्शन 132 में हमारे पास 12 ऑफेंसेस जो थे वो स्पेसिफाइड थे, 12 ऑफेंसेस स्पेसिफाइड हैं, ठीक है जी। अब उन ऑफेंसेस में से कुछ ऑफेंसेस को डिलीट कर दिया गया है, जिसको बेसिकली कहा जा रहा है डीक्रिमिनलाइजेशन, कि अगर आपने वो ऑफेंसेस किए तो सेक्शन 132 ने वहां से उनको डिलीट कर दिया। मतलब जीएसटी में आपके उन कामों को अब ऑफेंसेस नहीं ट्रीट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी में उन कामों के लिए आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग जो होगी वो नहीं चलाई जाएगी। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बोल देना चाहता हूं बेटा, वो जो काम है जिनको उन्होंने 132 से हटा दिया है उन कामों के लिए आपके ऊपर जीएसटी में कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी, बट वो जो काम है वो एक्चुअल में है गलत काम, तो वो हमारे इंडियन पीनल कोड में कवर्ड है। उनके ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन करना होगा तो फिर प्रोसीडिंग्स इंडियन पीनल कोड के एप्लीकेबल प्रोविजंस के थ्रू जो होगी वो चलाई जाएगी। चलिए जी, फिर उसके बाद सेक्शन 138, इसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को लेकर के प्रोविजन है, उनमें चेंज किए गए हैं। कंपाउंडिंग का अमाउंट जो था उसको सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया गया है। चेंजेस तो काफी हैं इसमें टेक्निकल, बट अगर आपको स्टूडेंट एंगल से मैं ब्रीफ में बोलूं तो कंपाउंडिंग फीस जो आपसे चार्ज की जाती थी फॉर अवेलिंग दिस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस फैसिलिटी, उसको सब्सटेंशियली जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। और उसको रिड्यूस करने के पीछे रीजन ये है बेटा, ये जो कंपाउंडिंग के प्रोविजंस लॉ ने बनाए थे, इसके लिए जो वो कंपाउंडिंग फीस लेते थे वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से लोग कंपाउंडिंग करा ही नहीं रहे थे। टिल डेट नॉट इवन इन अ सिंगल केस किसी ने कंपाउंडिंग का बेनिफिट लिया था। तो फिर ऐसी फैसिलिटी का फायदा क्या, तो गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंगली वो देखते हुए प्रोविजन अमेंड किया एंड कंपाउंडिंग फीस का अमाउंट जो है वो सब्सटेंशियली जो है वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद सेक्शन 158A, ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है बेटा। इस सेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट ने अपने पास ये पावर लेने की कोशिश करी है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन का डाटा जो जीएसटी पोर्टल पर होता है, वो रिटर्न सबमिट करता है, ई इनवॉइस बनाता है, ई वे बिल बनाता है, GSTR1 फाइल करता है, इतना सारा डाटा वो पोर्टल पर देता है। उस डाटा के ऊपर ऑनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट ने 158A के थ्रू अपने को एम्पावर्ड किया है कि ये जो डाटा जीएसटी पोर्टल पर है इसको वो अदर एजेंसीज के साथ जो है वो शेयर कर सकती है, अदर एजेंसीज के साथ जो है वो शेयर कर सकती है। अच्छा, यहां मैं आपको बताना देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन के अभाव में गवर्नमेंट डाटा शेयरिंग करती नहीं थी। गवर्नमेंट एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस डाटा की शेयरिंग करती थी, बट कोई सपोर्टिंग लीगल प्रोविजन नहीं था। अब 158A के थ्रू उन्होंने एक्सप्लिसिट वो लीगल प्रोविजन जो है वो क्रिएट कर लिया है। अच्छा, खास बात इसमें यह है कि इसमें यह कहा गया है कि जो भी डाटा शेयर किया जाएगा, जो भी डाटा शेयर किया जाएगा वो सप्लायर की कंसेंट के साथ शेयर किया जाएगा। रेसिपिएंट की कंसेंट भी लेनी होगी अगर डाटा शेयरिंग करते टाइम रेसिपिएंट की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज हो रही है। डाटा शेयरिंग होगी, डाटा शेयरिंग सप्लायर की कंसेंट से होगी, रेसिपिएंट की भी कंसेंट चाहिए होगी अगर उस डाटा शेयरिंग में रेसिपिएंट की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज हो रही है। एंड अपने को सेफगार्ड रखते हुए इसमें फर्दर ये लिख दिया गया है कि हम ये जो डाटा शेयरिंग करेंगे इस वजह से हमारे ऊपर कोई भी लीगल एक्शन जो होगा वो नहीं बनेगा। चलिए, फिर उसके बाद बात करते हैं लास्ट अमेंडमेंट ऑफ सीजीएसटी की। तो बेटा इसमें शेड्यूल 3, इसमें बेसिकली अमेंडमेंट नहीं हुई। शेड्यूल 3 जो था वो हमारे पास सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से 1 फरवरी से एक बार अमेंड किया गया था।
शेड्यूल 3 जब शुरुआत में आया था तो उसमें 6 पैरास 6 एक्टिविटीज लिखी थी, बट बाद में 1 फरवरी 2019 से उसमें 2 और एक्टिविटीज इंपोर्ट रिलेटेड जो थी वो लिखी गई थी और कहा गया था कि ये जो 2 एक्टिविटीज है लाइक हाई सी सेल हो गई या बॉन्ड टू बॉन्ड सेल हो गई, इनको भी नो सप्लाई एक्टिविटी माना जाएगा। ये एक्टिविटीज 1 फरवरी 2019 से ऐड की गई थी। अब ये जो एक्टिविटी 1 फरवरी 2019 से ऐड की गई थी शेड्यूल 3 में एज अ नो सप्लाई एक्टिविटी, अब अमेंडमेंट से ये कहा गया है कि इस नो सप्लाई एक्टिविटी को हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं। मतलब कि ये नो सप्लाई एक्टिविटी 1 फरवरी 2019 से नहीं, ये जीएसटी का लो जब से आया तब से ही नो सप्लाई एक्टिविटी जो होगी वो मानी जाएंगी। सो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आपके लिए कोई खास रेलेवेंस नहीं है, प्रैक्टिकल रेलेवेंस है ऑफ कोर्स कि उन्होंने कह दिया कि वो जो 2 नो सप्लाई एक्टिविटी हमने 2019 से बोली थी, अब वो 2019 फरवरी से नहीं, वो तो जीएसटी जब से आया तभी से वो नो सप्लाई मानी जाएगी। आर यू ओके विद दिस? हाँ, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ये कह दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने ऑलरेडी उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया है, क्योंकि हमने पहले तो 2019 से बोली थी, उसने पहले एक्टिविटी करी थी और उसने उसके ऊपर जीएसटी भी पे कर दिया है। अब जब हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति का रिफंड क्लेम हम एंटरटेन नहीं करेंगे। पे कर दिया तो बात खत्म, बट अगर नहीं पे किया तो मत पे करना, क्योंकि हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया है। तो ये बेटा हमारे पास हो जाती है सारी सीजीएसटी एक्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट। अब बात करते हैं हम आईजीएसटी एक्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट की। तो बेटा इसमें सेक्शन 2 में उन्होंने कुछ डेफिनेशन में चेंजेस किया है, और जो डेफिनेशन उन्होंने चेंज करी है, एक बेटा उन्होंने सेक्शन 216 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट की डेफिनेशन होती है, एंड 217 में ओआईडीआर सर्विसेज की डेफिनेशन होती है। इन डेफिनेशन में उन्होंने जो है वो चेंजेस किया है। आप सभी को याद होगा हमने ओआईडीआर सर्विसेज को लेकर के कुछ स्पेशल डिस्कशन क्लास में किया था, और वो स्पेशल डिस्कशन हमारे पास क्या था कि अगर कोई सप्लायर है जो कि बाहर का है, याद है नेटफ्लिक्स का एग्जांपल, और वो बाहर रहते हुए इंडिया में ओआईडीआर सर्विस की सप्लाई कर रहा है, देन इन दैट सिचुएशन बाहर रहने वाला आदमी जब इंडिया में ओआईडीआर सर्विस की सप्लाई करेगा तो हम हर हालत में उससे टैक्स लेंगे, हम उस टैक्स को छोड़ेंगे नहीं। अगर उसने नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सप्लाई करी तो फिर वो खुद एफसीएम में टैक्स देगा, बट अगर उसने अदर देन एनटीओआर को सप्लाई करी तो फिर जिसको उसने सप्लाई करी वो रेसिपिएंट जो है वो आरसीएम में जो होगा वो टैक्स देगा। हाँ जी, क्या बोला मैंने? सप्लायर है बाहर का, वो दे रहा है ओआईडीआर सर्विसेज को, और अगर उसका रेसिपिएंट कौन है? एनटीओआर, तो वो खुद एफसीएम में टैक्स देगा। बट अगर उसका सप्लायर अदर देन एनटीओआर है, मान लीजिए कोई बिजनेस एंटिटी है जो बिजनेस पर्पस के लिए ले रही है, तो फिर वो बिजनेस एंटिटी जो होगी वो अपना आरसीएम में जो होगा वो टैक्स पे करेगी। अब बेटा इंटरनेशनली ओआईडीआर सर्विसेज के ट्रीटमेंट में और हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता था उसमें काफी फर्क था। ओआईडीआर सर्विसेज का ट्रीटमेंट इंटरनेशनली रिसेंट के ईयर्स में काफी चेंज हुआ है, और उनके चेंजेस को देखते हुए हमने अपने यहाँ चेंजेस किए हैं, सो दैट हमारा ट्रीटमेंट भी इंटरनेशनल ट्रीटमेंट के साथ जो है वो अलाइन हो जाए। सबसे पहला चेंज उन्होंने ये किया कि उन्होंने ओआईडीआर सर्विस की जो डेफिनेशन थी उसमें चेंज किया। ओआईडीआर सर्विस की डेफिनेशन पहले ये कह रही है क्या कि कोई भी सर्विस जो इस तरीके से दी जाती है, ठीक है ना, जो कंप्यूटर नेटवर्क यूज करके दी जाती है, और देने का तरीका ऐसा रहता है कि वो एसेंशियली ऑटोमेटेड होती है और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो मिनिमल होता है, तो फिर उस सर्विस को ओआईडीआर सर्विस जो है वो बुलाया जाता है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन थी इसमें एम्फेसिस था कि अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं जो कि एसेंशियली ऑटोमेटेड है और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो मिनिमल है, तो उसको ओआईडीआर सर्विस बुलाते हैं। अच्छा, अब इसका ऑब्जेक्टिव उनका क्या था कि कोई बाहर रहते हुए अगर ऑटोमेटेड सर्विस यहां दे तो वो टैक्स लायबिलिटी से बच ना जाए, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हमारे इंडियन सर्विस सप्लायर के कंपैरिजन में जो है वो क्रिएट हो जाए। अब बेटा अब कंसर्न ये एक्सपेक्ट किया गया कि भाई साहब ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन वाली बात है इसको यहां से गायब कर दिया जाए। अगर वो बाहर है और वो बाहर रहते हुए सर्विस दे रहा है, चाहे उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमल है या उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ी ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो बाहर रहते हुए सर्विस दे रहा है उसकी सर्विस टैक्स होनी चाहिए। अगर हम अपने इंडियंस वालों की यहां टैक्स कर रहे हैं तो ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम हो, बहुत कम हो या थोड़ी ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंटरनेशनली भी इस बात में काफी चेंजेस हुए थे, तो हमने वो चेंजेस करते हुए ओआईडीआर की सर्विस में वो अमेंडमेंट कर दी, और वहां जो वर्ड्स लिखे हुए थे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, उनको हमने ऑल टुगेदर जो है वो एलिमिनेट कर दिया।
दूसरा हमने जो अमेंडमेंट किया वो हमने किया एनटीओआर की डेफिनेशन में। बेटा ये जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट होते हैं इनकी डेफिनेशन जो है वो ये कहती थी कि एक आदमी एनटीओआर कब होता है, वो ये एनटीओआर तब होता है जब नंबर 1 वो क्या होता है, वो एक तो अनरजिस्टर्ड होता है, इंडिया में जीएसटी के लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होता, और दूसरा वो जो सर्विस ले रहा होता है वो उसको बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं अदर पर्पस के लिए ले रहा होता है, लाइक पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा होता है। जैसे आपको याद है मेरा कॉमन एग्जांपल होता था, आप स्टूडेंट, आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली, आप गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन, तो आप अनरजिस्टर्ड है और आप ये जो सर्विस ले रहे हैं ये अपने कोई बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं ले रहे हैं। तो इस डेफिनेशन में ना 2 बात के ऊपर इंफेसिस था कि आप रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड सेकंड वो बिजनेस के पर्पस के लिए ना ले रहा हो, तब वो एनटीओआर कहलाएगा। और जब वो एनटीओआर होगा तो उस केस में जीएसटी जो होगा वो बाहर वाले को खुद ही जो होगा वो फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। अब बेटा ये जो एनटीओआर में 2 रिक्वायरमेंट थी ना कि वो अनरजिस्टर्ड है एंड दूसरा वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहा है, इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सप्लायर को इशू आ रहा था। अब नेटफ्लिक्स वाला मान लीजिए है या फेसबुक वाला है जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, वो ये कह रहा है जी भाई साहब हमने इंडिया में किसी को सर्विस दी, अब वो व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है, ये बात तो हम पता लगा लेंगे इस सेंस में कि हम उससे उसका जीएसटी नंबर मांगेंगे, उसने दे दिया तो वो रजिस्टर्ड है, नहीं दिया तो वो अनरजिस्टर्ड है। लेकिन उसने वो जो सर्विस ली है वो बिजनेस पर्पस के लिए ली है या पर्सनल पर्पस के लिए है, वो हम कैसे तय करें, हम कैसे उसके लिए एफर्ट्स लगाएं। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट फेसबुक से कराया, तो वो उसने पर्सनल पर्पस के लिए है या बिजनेस पर्पस के लिए, उसने कुछ फोटोग्राफ शेयर करी है अपनी, तो कैसे पता चलेगा। तो बेटा उन्होंने कहा जी इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता, इंटरनेशनली ओआईडीआर सर्विसेज को जब टैक्स किया जाता है तो वो सिंपली ऐसे टैक्स किया जाता है कि ओआईडीआर सर्विसेज के सप्लायर को सिंपली बोला जाता है कि आप जिस दूसरी टेरिटरी में सर्विस दे रहे हो उनके कस्टमर से रजिस्ट्रेशन नंबर लो। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर दे दे तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन है, बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो फिर वो आरसीएम में खुद टैक्स देंगे। और अगर वो पर्सन जो है वो आपको जीएसटीएन नंबर अपना ना प्रोवाइड करे तो आप ये समझ के चलो कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो बिजनेस के लिए नहीं ले रहा, और फिर आप उसको खुद से उसका जीएसटी जो है वो पे कर दो। मेरी बात समझ आए। इंटरनेशनली इस तरीके से ओआईडीआर सर्विसेज को टैक्स किया जाता है। दोहरा देता हूं, अगर कोई भी सप्लायर है एक्स कंट्री में और वो वाई कंट्री में ओआईडीआर सर्विसेज देता है तो उसको इंटरनेशनली सिंपली ये काम करना होता है, जिस दूसरी कंट्री में वो सर्विस दे रहा होता है उस सर्विस रेसिपिएंट से उसका जीएसटीएन नंबर मांगना होता है। अगर सर्विस रेसिपिएंट ने जीएसटीएन नंबर दे दिया तो फिर इस सप्लायर को कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाना है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो खुद से आरसीएम में भरेगा। पर अगर सर्विस रेसिपिएंट ने जीएसटीएन नंबर नहीं दिया तो फिर इसे ये समझ लेना है कि भाई साहब ये व्यक्ति एनटीओआर है और ये खुद जो होगा ये नहीं पे करेगा, मुझे इसका जीएसटी पे करना है। अब बेटा इस इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से हमने अपने लॉ में चेंजेस करके जो है वो अलाइनमेंट कर दिया है और हमने एनटीओआर की डेफिनेशन रिवाइज कर दी है। इस डेफिनेशन में अब हमने सिंपली लिख दिया है कि एनटीओआर का मतलब होगा कोई भी पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड है, कोई भी पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड है। एनटीओआर का मतलब होगा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि ओआईडीआर सर्विस जो ले रहा है वो होगा हमारे पास एनटीओआर। आर यू ओके विद दिस थिंग? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल बात यह है, साथ में इसमें एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये लिख दिया गया है, वैसे तो एनटीओआर होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अगर जीएसटी में कोई पर्सन एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्टर्ड है, और एज अ टैक्स डिडक्टर कौन रजिस्टर्ड होते हैं वो आपको पता है, प्राइमरीली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो साथ में लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में एज अ टैक्स डिडक्टर रजिस्टर्ड है, मतलब वो सिर्फ इसलिए रजिस्टर्ड है, नॉट बिकॉज कि ही इज सप्लाइंग समथिंग जिसका जीएसटी देना है, वो सिर्फ इसलिए रजिस्टर्ड है कि उसे जो सप्लाई वो ले रहा है उसका टीडीएस देना है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो बट सोनली इन द कैपेसिटी ऑफ टैक्स डिडक्टर तो आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाएगा इस डेफिनेशन के लिए। कहने का मतलब आप एनटीओआर ही ट्रीट किए जाओगे। कहने का मतलब ओवरसीज सप्लायर को उस सप्लाई का जीएसटी जो होगा वो खुद पे करना पड़ेगा। आई होप आई एम बीइंग अंडरस्टूड। लास्ट एंड फाइनल अमेंडमेंट जो हुई है वो हुई है हमारे पास सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 12। इस सेक्शन 12 में जो लास्ट अमेंडमेंट हुई है वो हुई है हमारे पास 12(8) में। सेक्शन 12 बेटा अगर आपको याद हो तो ये बात करता है अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकालते हैं ये उसके प्रोविजन देता है, और ये अब हम तब अप्लाई करते हैं जब सर्विस का सप्लायर एज वेल एज सर्विस का रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में लोकेटेड हो। व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों की लोकेशन इंडिया में हो और उनके बीच में कोई सर्विस का ट्रांजैक्शन हो तो सेक्शन 12 में प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली जाती है। एंड सेक्शन 12(8) ये बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स।
अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई है, इसको लेकर के सेक्शन 12(8) ये कहता है कि अगर B2B सप्लाई करी है सप्लायर ने, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, तो POS होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। पर अगर उसने B2C सप्लाई करी है, मतलब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, तो POS जो होगा वो होगा जहां से गुड्स जो हैं वो पिकअप किए गए हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जहां से गुड्स जो है वो पिकअप किए गए हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन 12(8) में एक प्रोविजो है। वो प्रोविजो ये कहता है कि अगर कोई इंडियन ट्रांसपोर्टर किसी इंडियन रेसिपिएंट के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके एक्सपोर्ट गुड्स का जो कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो प्रिज्यूम करो देयर इज एन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। वो एक इंडियन शिपिंग कंपनी के पास गया और उसने बोला मेरे ये गुड्स जो है ये मुंबई से तुम्हें यूएस से लेकर के जाने हैं। तो उस सिचुएशन में सेक्शन 12(8) में एक प्रोविजो था, वो ये कहता था कि उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई, आल्दो आपने एक्सपोर्टर को दी है जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, B2B सप्लाई है, पर आपका ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, अब ये B2B B2C कुछ नहीं देखना, आप इन गुड्स का जो डेस्टिनेशन है जहां पर गुड्स उतारोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो लिया जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई वो लिया जाएगा। कहने का मतलब अगर इंडियन शिपिंग कंपनी महाराष्ट्र की एक इंडियन एक्सपोर्टर, लेट्स सपोज वो भी महाराष्ट्र का है, उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट करके दे रही है, यूएस से ले जा रही है उसके गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो बिकॉज ऑफ दैट प्रोविजो यूएस से माना जाएगा। और बेटा जब वो यूएस से माना जाएगा तो सिचुएशन क्या हो गई, सप्लायर है हमारे पास महाराष्ट्र का, पर उसने सप्लाई कहां कर दी, यूएस से, तो आउटसाइड इंडिया कर दी, तो ये ट्रांजैक्शन जो होगा ये इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा जिस पर वो IGST लगाएगा। अच्छा, अब ये जो प्रोविजो है बेटा, इसने ये जो स्पेशल प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया था, इसका कोई भी फ्रूटफुल पर्पस नहीं था, कोई भी फ्रूटफुल पर्पस नहीं था। यहां लॉ मेकर्स से बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। लॉ मेकर शायद ये सोच रहे होंगे कि हमने प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर बना दिया तो अब ये एक्सपोर्ट बन जाएगा, बट आप सभी को पता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तभी होता है जब एक इंडियन सप्लायर फॉरेन रेसिपिएंट को सर्विस दे। यहां पर तो इंडियन सप्लायर इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है, तो भले ही प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो, ये एक्सपोर्ट नहीं बन सकता, तो इसके ऊपर 0 रेटिंग के बेनिफिट नहीं आ सकते। गवर्नमेंट को ये बात बहुत लेट में समझ आई, और जब उनको ये समझ आई तो उन्होंने ये बोला फिर इस प्रोविजो का फायदा क्या है, ये तो हमसे बाय मिस्टेक इंसर्ट हो गया। और फाइनली इन्होंने क्या किया, इस प्रोविजो को ऑमिट करने का प्रपोजल दे दिया कि दिस प्रोविजो इज यूजलेस, वी मिसअंडरस्टूड, वी मिसअप्लाइड द प्रोविजन, तो हम अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम इसको जो होगा हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये है सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई की अमेंडमेंट। सो मैंने आपको ब्रीफ में बोली है, ब्रीफ में बोलते बोलते भी टाइम बड़ा लग गया, बट आई होप आपको एटलीस्ट एक बार के लिए अमेंडमेंट्स ओवरव्यू तो समझ आया होगा। एक बार फिर से किसी टॉपिक पर आपको लगता है इन अमेंडमेंट में से किसी को ज्यादा डेप्थ में लीगल वर्डिंग सामने रख के डिस्कस करने की जरूरत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही में वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो खुद भी कीजिए और अपने सर्कल में दूसरों से भी करवाइए। थैंक यू एवरीवन।